हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी कृपा करें आप लोगों के ऊपर, आप लोगों को जल्दी से एक अच्छी सी नौकरी मिले। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर CGL 2020 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं। और आज हम लोग देखेंगे 14 नंबर का है क्वेश्चन पेपर। इसके पहले 13 क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व करवा दिए हैं, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके उनको देख सकते हैं। ठीक है, आज सॉल्व करेंगे हम लोग 20 अगस्त 2021 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर। तो इसको अच्छे से लगाएं। इसमें जो भी वो कैब या फिर जो भी रूल्स आपको मिलेंगे वो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे प्री हो मेंस हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चाहे SSC एग्जाम हो, चाहे या फिर दूसरा कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहाँ पर इंग्लिश आती है, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो सेशन को पूरा जरूर लगाएं। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। आप जो है इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और कोशिश करें कि मेरे आंसर करने से पहले आप लोग अपना आंसर निकालें, कॉपी पेन लेकर के बैठें, जो आपको नहीं आता है उसको नोट करें। पहला क्वेश्चन है, ए पर्सन प्री ऑक्यूपाइड विथ एन अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टू लाइफ। कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो मतलब अनरियलिस्टिक मतलब जो अनरियलिस्टिक होता है, मतलब उसको क्या कह सकते हो, जो रियल नहीं है उसकी उम्मीद करता है। ठीक है, जो यानी कि अपने लाइफ के बारे में, इमेजिनरी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, उसको यहाँ पर क्या कहा जाता है ये बताना है। तो उसको बोल सकते हैं क्विक्सोटिक कहते हैं। क्विक्सोटिक ये SSC में शायद पहली बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया है। ठीक है, अभी तक जो मिलते थे वो प्रीवियस ईयर ही मिल जाते थे, लेकिन मेरे ख्याल से शायद ये पहली बार आया है। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखें और अपनी कॉपी पर जरूर से जरूर नोट कर लें। हो सकता है अगली बार ये एंटोनिम सिनोनिम में भी ये वर्ड आ जाए, तो इसका आप लोग ध्यान रखें अच्छे से। ठीक है, बाकी प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक और रेशनल ये सब पुराने वर्ड है। प्रैक्टिकल आपको पता है, प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यवहारिक और रेशनल मतलब होता है तार्किक। ठीक है, और जो क्विक्सोटिक है इसका मतलब होता है ख्याली। ख्याली पुलाव पकाते हो, सुना होगा ना मुहावरा, तो वही ख्याली है या फिर कह सकते हो अवास्तविक। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको यहाँ पर इनकरेक्ट वर्ड चेंज बताना है। यहाँ पर क्या होगा, तो अल्टरनेट, ALTERNATE अल्टरनेट सही है। एडमेंट ये भी सही है। अल्टरनेट का मतलब होता है एक एक करके, ठीक है, रुक रुक करके। और एडमेंट मतलब आपको पता होगा जिद्दी होता है, वन वर्ड में कई बार पूछा गया है। अगला एडवाइजेबल, एडवाइजेबल की स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखी हुई है। और एडिक्वेट बिल्कुल भी सही है। ठीक है, एडवाइजेबल जो यहाँ पर SEA लिखा है ना, SA होगा, E यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, एडवाइजेबल यहाँ पर जो है E नहीं होगा, बाकी आपका करेक्ट हो जाएगा एडवाइजेबल। अगला क्वेश्चन नंबर है 3। देखिए कमेंट्स का आपको क्या करना है, सिनोनिम बताना है यहाँ पर। तो देख लेते हैं सिनोनिम इसका क्या होगा। कमेंट्स का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू करना, यानी कि शुरुआत। कमेंट्स मतलब होता है शुरुआत, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा स्टार्ट। बिल्कुल आसान वर्ड यहाँ पर सभी दिए गए हैं, तो इनको आप देख सकते हैं, कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखने। कमेंट्स मतलब होता है शुरुआत, स्टार्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कॉमन एरर का है। तो देखिए इसको लगाएं। एट द लास्ट मीटिंग विच टूक प्लेस इन नवंबर, हाफ ऑफ द मेंबर सबमिटेड देयर रेसिग्नेशन ऑन प्रोटेस्ट। ठीक है, तो इसमें आपको एरर फाइंड करना है कि क्या एरर है इसमें। तो इसमें नो एरर का तो कोई ऑप्शन है नहीं कि आप लोग नो एरर लगाएं। ठीक है, अगर या तो आपको आएगा तब तो ठीक है, अगर आपने गलत कर दिया तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जो एरर दी गई है आप लोगों ने शायद किया होगा, यहाँ पर जो एरर दी गई है वो है प्रीपोजिशन से रिलेटेड एरर है। यहाँ पर रेसिग्नेशन ऑन प्रोटेस्ट लिखा हुआ है, जबकि जो कोलोकेशन होता है वो होता है रिजाइन इन प्रोटेस्ट। ठीक है, रिजाइन इन प्रोटेस्ट या फिर रेसिग्नेशन इन प्रोटेस्ट। ठीक है, तो इसको कहीं पर आप लोग नोट कर लें, पूरा फ्रेज ही नोट कर लें, रिजाइन इन प्रोटेस्ट। ठीक है, तो इससे आपको आगे ध्यान रहेगा कि यहाँ पर प्रीपोजिशन इसके साथ इन आता है। ठीक है, तो आपका जो है कौन सा, ये ऑप्शन नंबर 4 इसमें जो है एरर इसमें है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना रिजाइन इन प्रोटेस्ट होता है, इस बात को आप एक पॉइंट नोट करके लिख लेना। अगला क्वेश्चन नंबर है, इसमें 5वां है एरर फाइंड करना। इसमें भी देखते हैं। माय ब्रदर हु लिव्ड इन पुणे इज अराइविंग टुमारो।
तो यहाँ पर आपको एरर फाइंड करना है, आप लोगों ने कर लिया होगा, काफ़ी आसान है। यहाँ पर माय ब्रदर के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आएगी और लिप का जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिप्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु विच, ये सब जो वर्ड होते हैं इनके पहले जो सब्जेक्ट आया हुआ होता है उसी के अनुसार यहाँ पर वर्ब लगाई जाती है। तो माय ब्रदर जो है सिंगुलर है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब की ज़रूरत है, तो हमें यहाँ पर लिप्स करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी क्या है, इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन करना है इसमें। तो यहाँ पर देखें द हर्ड, और आपको इतने पार्ट में ही इम्प्रूवमेंट इसमें करना है, यहाँ से यहाँ तक। तो देखें द हर्ड आर ग्रेजिंग इन द फील्ड फार अवे फ्रॉम द फार्मर्स हट, ठीक है। तो इसमें आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो इरल है वो कलेक्टिव नाउन से संबंधित है, नाउन का पार्ट है, और जो वर्ब यहाँ पर जो नाउन यहाँ पर हर्ड आया हुआ है, ठीक है, हर्ड जो है इसके साथ यहाँ पर हमें यूज करना क्या पड़ेगा, सिंगुलर। हर्ड इज ग्रेजिंग, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर आर की जगह पर इज का प्रयोग करेंगे। ये क्यों करेंगे, ठीक है, आपने जब भी आपने किसी भी टीचर से जिससे भी पढ़ा होगा आपको बताया गया होगा कि जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो जब यूनिट होकर काम करते हैं तो वहाँ पर हम लोग सिंगुलर का, और जब डिफरेंस उनके मतलब मतभेद हो जाता है उनके अंदर, तो वहाँ पर हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने जूरी वाला बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल पढ़ा होगा, जूरी वाला एग्जाम्पल आप लोगों को जहाँ भी पढ़ा होगा आपको जूरी का एग्जाम्पल जरूर मिला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, मतलब है कि जो जूरी है वो अपने ओपिनियन में डिवाइड हो गई, यानी कि सभी का मत जो है अलग अलग हो गया है। जबकि हर्ड आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो हर्ड पूरी मतलब पूरे झुंड के बारे में बताया गया, हर्ड मतलब होता है झुंड, जानवरों का झुंड, ठीक है। तो ये एक कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ पर पूरी झुंड की बात की गई, इसलिए यहाँ पर ई जाएगा। अगर इसमें से जैसे ये झुंड है, इसमें से मान लीजिए अलग अलग डायरेक्शन में जाने की बात होती, तब यहाँ पर हम लोग आर का प्रयोग कर लेते, ठीक है। तो यानी कि जब कोई चीज़ डिवाइड होकर काम करेगी तब वहाँ पर हम प्लूरल, और जब यूनिट होकर काम करेगी तो वहाँ पर सिंगुलर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर इसलिए जो हो जाएगा इज ग्रेजिंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये एग्जाम्पल है प्लूरल के लिए, ठीक है, जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपका जो है पैरा जंबल क्वेश्चन है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, हमेशा की तरह वही आप सबसे पहले ऑप्शन में देखेंगे, हमेशा आपको हर प्रैक्टिस सेट में ये बताता हूँ, ये आप सबसे पहले जो है ऑप्शन पर नज़र मारें, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे तो 2 ऑप्शन जो है ए से स्टार्ट है, एक बी है एक डी है। तो ए वाले को हम प्रायोरिटी देते हैं, जो ज़्यादा से स्टार्ट होता है, ज़्यादा ऑप्शन में जो हमें मिलता है हम उसी से उसको शुरू कर से देख लेते हैं, ठीक है। तो ए से देखते हैं, ही वाज, अब देखिए पढ़ते ही यहाँ पर आ गया ही, तो इसका मतलब क्या है, ये प्रोनाउन आया हुआ है, और प्रोनाउन आपको हर बार बताता हूँ कि प्रोनाउन जो आता है वो अपने नाउन के पहले, नाउन के बाद में ही आता है, ठीक है। तो इसलिए ए से सेंटेंस जो है नहीं शुरू होगा, तो ए वाला गलत हो जाएगा, यानी कि 2 ऑप्शन आपके बिल्कुल कट जाएंगे, ठीक है। अब बच गया है बी और डी, तो बी भी पढ़ लेते हैं। वन नाइट द विलेजर्स डिसाइडेड टू टीच हिम, अब यहाँ पर देखिए टीच हिम आ गया, ठीक है। अब हिम के जो है यहाँ पर सब्जेक्ट कोई दिया नहीं गया है हिम के लिए, ठीक है। विलेजर्स मान लो, अगर आप कहते कि विलेजर्स, इसका जो है विलेजर्स का प्रोनाउन मान लो आप कहते, वैसे है नहीं, ठीक, लेकिन अगर आप कहते तो तब भी यहाँ पर देयर होता है, विलेजर्स के अकॉर्डिंग हिम नहीं आएगा, और हिम का यहाँ पर हमें कोई सब्जेक्ट दिया होना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी से भी नहीं स्टार्ट होगा, केवल एक ही ऑप्शन बच गया है जो कि करेक्ट होगा, बस आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं थी। और अगर आप लोग डी पढ़ लेते तो वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए मैन इन ए विलेज, बिल्कुल क्लियर हो जाता कि हाँ इसी से जो है आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा, और आगे जो है कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी ए बी सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये आपको समझ में आ गया अच्छा से, एक बार इसको जो छोटा सा इसको मीनिंग बता देता हूँ। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए मैन इन ए विलेज, एक बार की बात है, एक आदमी था एक गांव में रहता, एक आदमी एक गांव में रहता था, ठीक है। उसके बाद आएगा डी, ही वाज इन द हैबिट ऑफ स्टीलिंग फूड फ्रॉम अदर्स, वो दूसरों को जो है भोजन चुराया करता था। तो उसके बाद आएगा बी, वन नाइट द विलेजर डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन, एक रात जो है गाँव वालों ने उसको जो है सबक सिखाने का
सबक सिखाने के बारे में सोचा। दे एंड केप्ट ओनली रोटन फूड इन देयर किचन, और उन्होंने केवल जो है सड़ा हुआ भोजन, रोटन मतलब होता है सड़ा हुआ, ठीक है, सड़ा हुआ भोजन अपने किचन में रखा। द कल्प्रिट इंड अप एक यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है, इंड अप, इसको ध्यान रखना, अपने कॉपी पर नोट कर लेना, ठीक है। इंड अप का मतलब होता है पहुँचना, ठीक है, इंड अप मतलब होता है पहुँचना। ईटिंग द रोटन फूड एंड हेल्प सिक। कल्प्रिट मतलब होता है चोर या फिर दोषी, ठीक है, कल्प्रिट मतलब होता है दोषी या जिसने कोई घिनौना काम किया हो या गलत काम किया हो, उसको हम लोग कल्प्रिट कहते हैं, ठीक, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखना। तो द कल्प्रिट इंडेड अप ईटिंग द रोटन, जो दोषी था वो जब रोटन फूड को खाने के लिए पहुंचा, ठीक है, इंड अप मतलब पहुंचना। एंड दे फील सिक मतलब कहने का है कि उसने जो है कल्प्रिट ने, दोषी ने सड़ा हुआ भोजन खाया और बीमार हो गया, ठीक है। तो ये था इसका सही जो है ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर प्रिंसिपल का आपको जो है सिनोनिम यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो आसान वर्ड है प्रिंसिपल का मतलब आपको पता होगा सिद्धांत होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, प्रिंसिपल अलग होता है, स्कूल वाले जो प्रिंसिपल होते हैं वो अलग होता है, ठीक है, वो होता है PAL, उसमें लास्ट में होता है PAL, ठीक है। तो मान लो अगर आपको इसमें जो है याद करने में परेशानी होती है कि प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में दोनों में डिफरेंस कैसे किया जाए, तो आप इसको याद कर सकते हैं प्रिंसिपाल से। कैसे, चल लिख देता हूँ यहाँ पर, प्रिंसिपाल, ठीक है, अलग कर देते हैं इसको थोड़ा, ये एक ही में है, अलग कर देता हूँ केवल। तो प्रिंसिपाल, पाल क्या होता है, प्रिंसी क्या है एक नाम है, और पाल क्या है, ये कास्ट, जो कास्ट के लिए लगाया जाता है लास्ट में, ठीक है, पाल होते हैं, ठीक है, आप लोगों को सुना होगा। तो प्रिंसिपाल, इससे मतलब क्या लग रहा है कि एक मनुष्य, ठीक है, किसी व्यक्ति के नाम है, मतलब व्यक्ति मतलब प्रिंसिपल कौन होता है, एक व्यक्ति होता है, तो प्रिंसिपाल इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। ये एक लड़के का नाम है और ये उसकी जात जो पता है सूचक शब्द है, ठीक है, जैसे सिंह, मौर्य और शर्मा वगैरह लगाते हैं, वर्मा शर्मा, उसी हिसाब से एक पाल होता है। तो प्रिंसिपल जो हो गया, प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत यहाँ पर, और इसमें देखेंगे तो केवल ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। एज्यूम का मतलब होता है सत्य अथवा मान्य कथन, सत्य अथवा मान्य कथन, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखें। बाकी कंक्रीट मतलब होता है साकार रूप देना किसी को, हेडमास्टर आपको पता है, लीडर आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, द कैबिनेट हैज ए प्रपोजल टू चेंज द वे यूनिवर्सिटीज आर फंडेड एंड मैनेज्ड। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आप लोग इसको करें। अब देखिए यहाँ पर द कैबिनेट हैज ए प्रपोजल टू चेंज द वे यूनिवर्सिटीज। इंडियर का मतलब होता है प्रयास करना, ये इंडियर लिखा हुआ है, नहीं, इंडियर मतलब होता है प्रिय बनाना, ठीक है, वो अलग इंडियर होता है, इंडीड होता है, इंडियर्ड, ठीक है, इंडियर्ड मतलब होता है प्रिय बनाना या फिर प्रिय, फ्रेंडली टाइप का, ठीक है। बाकी इंडोर्स का मतलब होता है समर्थन करना, इंडोर्स मतलब होता है समर्थन करना। इवेपोरेट आपने पढ़ा होगा, ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि भाप में बदल जाना, गैस में बदल जाना, ठीक है, उसको इवेपोरेट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा आंसर नंबर 2 यहाँ पर फिल हो जाएगा, इंडोर्स मतलब क्या होता है, समर्थन करना। तो द कैबिनेट हैज इंडोर्स्ड ए प्रपोजल टू चेंज द वे यूनिवर्सिटीज आर फाउंडेड एंड मैनेज्ड, मतलब कि कहने का है कि जो यूनिवर्सिटीज का मैनेजमेंट है उसके लेकर के एक बिल आया है, उसके प्रपोजल के ऊपर क्या है, कैबिनेट ने समर्थन दे दिया, ठीक है, उसके प्रपोजल को कैबिनेट ने समर्थन किया है, किसके, यूनिवर्सिटीज में जो मैनेजमेंट है उसको बदलने का प्रपोजल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इनकी सबकी मीनिंग लिख लेना, इंडियर मतलब होता है प्रिय बनाना, इंडोर्स मतलब समर्थन करना, और इंडेंजर्ड मतलब खतरे में होना या फिर कह सकते हो लुप्त प्राय होना, लुप्त होने की अवस्था में होना। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 है ट्रायम्फ, इसका आपको एंटोनिम बताना है। तो ट्रियम्फ का मतलब क्या होता है, जीतना, विन होना, विजयी होना। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, फेल्योर इसका अपोजिट हो जाएगा। बाकी आसान वर्ड है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है। इनकरेक्ट वर्ड आपको यहाँ पर बताना है कौन सा है।
तो डिक्शनरी डाउट डेंटल ड्राट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखने से ही लग रहा होगा डिक्शनरी जो है यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसकी स्पेलिंग आप लोग करेक्ट करके कमेंट में नीचे बता देना, ठीक है। अब आसान वर्ड है तो इसका क्या बताएं। अगला डाउट डेंटल सही है। ड्राट, ड्राट का मतलब होता है सूखा, ठीक है, ध्यान रखना, वन वर्ड में बहुत बार आया है। तो ड्राट मतलब होता है सूखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए एक होमवर्क आपको दे देता हूँ, यहाँ पर कर लेना, आपके काम का है, ठीक है। DRAUGHT, ये भी एक ड्राट है, ये भी एक ड्राट है, ठीक है। DRAUGHT, केवल इसमें यहाँ पर O है, इसमें यहाँ पर A है, ठीक, केवल इतना डिफरेंस है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों का अलग अलग मतलब क्या होता है। और दोनों SSC में बहुत बार पूछे गए, बहुत मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रीवियस ईयर देखना, आप लोग कई बार आया हुआ है, तो इसको देख लेना, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला है पे लिप सर्विस, ठीक है। तो पे लिप सर्विस का मतलब होता है बुरा व्यवहार करना किसी के साथ, ठीक है, गलत तरीके से व्यवहार करना। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा इसका आपको मतलब बताना है इस इडियम का। तो टू बी इनसिंसियर, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। टू बी इनसिंसियर, ईमानदार ना होना, ठीक। इनसिंसियर मतलब क्या होता है, बेईमान, तो बेईमान होना या फिर ईमानदार ना होना, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर। यह है आपका क्या, पैरा जंबल आ गया है, ठीक है, बहुत बड़ा है, तो मैं इसको तो पूरा करने वाला हूँ नहीं, ठीक है ना। आप लोग इसको कर लेना, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट करके बता देना, ठीक, क्योंकि इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और इसको समझाने में भी टाइम लगेगा। अगर इसका हिंदी में अर्थ निकालना बैठूंगा तो आपको तो है समझाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, 2-4 मिनट लग जाएंगे इसमें, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लेना, जो अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप लोग एक बार बता देना, ठीक है। कहो तो इसका आंसर भी बता देता हूँ यहाँ पर। इसमें देखिए बी से 2 सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं। तो वी द केमिकल कंपाउंड फ्रॉम विच मैन मेड फाइबर आर प्रोड्यूस्ड आर नोन एज पॉलीमर्स, a class of compounds characterized by long chain like molecules of great size and molecular weight। तो बी से ही स्टार्ट हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है, और उसके बाद या तो सी आएगा या फिर बी आएगा, देख लेते हैं। अच्छा, सी आएगा या फिर डी आएगा, ठीक है। तो सी, एस फाइबर दीज मटेरियल्स आर प्राइस्ड फॉर देयर स्ट्रेंथ, ठीक है। टफनेस, रेसिस्टेंस, अच्छा आगे पढ़ लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी। मैनी ऑफ द पॉलीमर्स दैट कंस्टिट्यूट मैन मेड फाइबर आर, देखिए आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए दीज मटेरियल्स आया, ठीक है। कौन से मटेरियल, जो ऊपर इसमें ऑप्शन नंबर बी में बताए गए हैं, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट होगा, बी और सी वाला, ठीक है। बाकी आप लोग इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, इसका अर्थ निकालेंगे। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आती है तो आप लोग कमेंट यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है 14। वन हु सुपरवाइव्स इन एन एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। आपको वन वर्ड यहाँ पर बताना है। तो क्या उसको बोलते हैं, जो आपके एग्ज़ाम जब जाते हैं तो वहाँ पर जो देख रेख करने वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इन्विजिलेटर कहा जाता है, ठीक है, इन्विजिलेटर। बाकी आसान वर्ड है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है। कमल सेड आई हैव डन माई वर्क, कमल सेड आई हैव डन माई वर्क, ठीक है। आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है इसको, तो आसान है। कमल सेड आई हैव डन, हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। तो यहाँ पर हैव है, यहाँ पर हैज है, यहाँ पर हैव है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसी में हैड आया हुआ है, ठीक। अगला नेक्स्ट है क्या, आपको पैसिव वॉइस चेंज करना है यहाँ पर। तो शिवा रोट ए लेटर टू द हेड ऑफ HR डिपार्टमेंट इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट। तो देखते हैं, शिवा रोट ए लेटर, शिवा रोट ए लेटर, ठीक है। तो रोट है यहाँ पर, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट सिंपल पास्ट में है। तो जो मतलब मेन वर्ब की जो फॉर्म, बी की वही फॉर्म सेकंड फॉर्म है। तो बी की सेकंड फॉर्म होती है वाजवर, तो यहाँ पर वाजवर और रोड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटर्न, ठीक है। तो वाजवर या फिर रिटर्न होना चाहिए। तो यहाँ पर कहाँ है,
वाज रिटन ये हो सकता है। यहाँ पर हैड बीन है तो ये नहीं होगा। वाज रिटन ये भी सही है। वाज रोट, वाज के साथ रोट नहीं आएगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा और चौथा ऑप्शन गलत हो गए, बचे ये दोनों, इनको दोनों देखते हैं। ए लेटर वाज रिटन सही है। बाई, इसमें भी बाई है, इसमें है बाई के बाद द हेड ऑफ HR डिपार्टमेंट टू शिवा, जबकि यहाँ पर शिवा रोट ए लेटर टू द हेड ऑफ HR डिपार्टमेंट, ठीक है। तो बाई शिवा होना चाहिए यहाँ पर। ए लेटर वाज रिटन बाय शिवा, शिवा के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, टू गेट द बॉल रोलिंग, ठीक है। ईडियम है यहाँ पर, इसका आपको मतलब बताना है। टू गेट द बॉल रोलिंग, टू गेट द बॉल रोलिंग का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा काम करना, ठीक है, जिससे जो है कोई काम शुरू हो जाए, ठीक है। कोई ऐसा काम करना या फिर किसी चीज़ के शुरू होने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं गेट द बॉल रोलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 है बिगिन अ प्रोसेस, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, बिगिन अ प्रोसेस आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब टू डू समथिंग दैट स्टार्ट एन एक्टिविटी, कोई ऐसा काम करना जिससे कोई एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। इस इडियम का मतलब होता है मतलब कि कोई ऐसा काम करना कि जिससे कोई एक्टिविटी जो है स्टार्ट हो जाए। जैसे अब इसको समझाएं कैसे आपको, जैसे मान लीजिए स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया था, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन चला था तो उसमें क्या किया था, मोदी जी ने सबसे पहले झाड़ू उठाई, उन्होंने थोड़ी सी सफाई की। जब उन्होंने थोड़ी सी सफाई की तो लोगों ने उनको देखा और लोग खुद भी सफाई करना शुरू कर दी। तो उससे मतलब क्या हो गया कि स्वच्छ भारत मिशन जो है स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो उसी कोई ऐसा काम करना जिससे कोई कार्य स्टार्ट हो जाए, तो उसी को बोलते हैं टू गेट द बॉल रोलिंग, ठीक है। तो टू बिगिन ए प्रोसेस, आपको इतना ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर। तो द रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट 16 फेशियल एक्सप्रेशंस यूनिवर्सली इन सिमिलर कंटेक्स्ट अक्रॉस 12 वर्ड रीजन्स। यहाँ पर आपको फिल करना है। तो रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट 16 फेशियल एक्सप्रेशंस अकुर, बिफाल, ट्रांसफायर, स्ट्राइक, ठीक। करेक्ट होगा इसमें अकुर। अकुर का मतलब होता है होना, कोई चीज़ घटित होना, ठीक है। तो अकुर हो जाएगा इसमें। रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट 16 फेशियल एक्सप्रेशंस अकुर यूनिवर्सली इन सिमिलर कंटेक्स्ट अकॉर्डिंग अक्रॉस 12 वर्ल्ड रीजन, ठीक है। तो अकुर जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर, सेंस्योर, और आपको इसका जो है एंटोनिम बताना है सेंस्योर का। तो सेंस्योर का मतलब होता है आलोचना करना। क्या होता है इसका मतलब, आलोचना करना। तो आपको इसका एंटोनिम बताना है तो हो जाएगा अप्लास। अप्लास का मतलब होता है प्रशंसा करना, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ब्लंडर मतलब ब्लंडर मिस्टेक होती, कोई बड़ी मिस्टेक को हम लोग ब्लंडर कहते हैं। कंटेम्प्ट मतलब घृणा करना, फॉल्ट आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन नंबर है 20 और आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना है। सुनील हैव बीन वर्किंग, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, सुनील के साथ यहाँ पर है जाना चाहिए, हैव नहीं हो सकता, ठीक है। तो सुनील हैज़ बीन वर्कड नहीं होगा, वर्किंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पर आनी चाहिए। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर क्लोज टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना आंसर पहले निकालें, इसको वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद मेरे आंसर से मैच करें। पढ़ते हैं, इंग्लिश वोकेबलरी हैज़ रिमार्केबल रेंज, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। तो जो इंग्लिश वोकेबलरी है यहाँ पर क्या फिल होगा, करेक्ट। एन तो आएगा नहीं, ठीक है। दा की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको केवल लग जाएगा ए, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इंग्लिश वोकेबलरी हैज़ ए रिमार्केबल रेंज, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। मतलब कह रहे हैं कि जो इंग्लिश का वोकैब है ये एक मतलब इसकी प्रशंसा की जा रही है यहाँ पर। इंग्लिश वोकेबलरी में एक उल्लेखनीय रेंज है, ठीक है, रिमार्केबल रेंज। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन है, और एडेप्टेबिलिटी, ठीक है, जो ढलने की शक्ति है, ये सब इंग्लिश वोकेबलरी में पाई जाती है, ठीक है। आगे अगला बढ़ते हैं। अगला है, थैंक्स टू द पीरियड्स कॉन्टैक्ट विथ फॉरेन
एंड इट्स रेडीनेस, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे थैंक्स टू द पीरियड्स ऑफ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर प्रीपोजिशन भरेंगे आप, कॉन्टैक्ट विथ फॉरेन, देखिए यहाँ पर थैंक्स कह रहे हैं पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट ऑफ पीरियड्स ऑफ कॉन्टैक्ट विथ फॉरेन लैंग्वेजेस, ठीक है। फॉरेन लैंग्वेजेज एंड इट्स रेडीनेस टू न्यू वर्ड्स आउट टू कॉइन, ठीक है। कॉइन न्यू वर्ड्स बनाने के लिए कॉइन का प्रयोग करते हैं, ठीक। कॉइन मतलब होता है बनाना, निर्माण करना, गढ़ना, ठीक है, आविष्कार करना, और सिक्का भी होता है कॉइन का मतलब, तो ये सब इसका मतलब होता है। तो कॉइन न्यू वर्ड्स आउट ऑफ ओल्ड एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपने पढ़ा कि थैंक्स टू द पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट विथ फॉरेन लैंग्वेजेस एंड इट्स रेडीनेस टू कॉइन न्यू वर्ड्स आउट ऑफ ओल्ड एलिमेंट्स, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो इसके संपर्क की अवधि है और पुराने शब्दों से ओल्ड एलिमेंट, ठीक है, पुराने तत्वों से नए वर्ड को बनाने की जो इसकी क्षमता है उसको थैंक्स, उसको धन्यवाद कह रहे हैं, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको कॉइन जो है करना पड़ेगा, कॉइन इसका जो है करेक्ट होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में। कॉइन का मतलब होता है निर्माण करना, बनाना, ढालना, ठीक है, ये सब होता है। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश सीम्स टू हैव फार मोर वर्ड इन इट्स कोर देन अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। तो कोर क्या हो जाएगा, सिलेक्शन, वोकेबलरी, इन्वेंटरी, कैटलॉग, ठीक है। तो वोकेबलरी हो जाएगा इसमें करेक्ट जो है ऑप्शन नंबर 5। तो इंग्लिश सीम्स टू हैव मोर वर्ड, इंग्लिश को मतलब सीम्स मतलब प्रतीत होना कि इंग्लिश में जो है ज़्यादा वर्ड हैं इन इट्स कोर देन अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। तो इंग्लिश में ज़्यादा शब्द हैं दूसरे लैंग्वेजेस के अपेक्षा, ठीक है, दूसरे लैंग्वेज के अपेक्षा जो है इंग्लिश में ज़्यादा वर्ड पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो उसको भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं यहाँ पर। तो बाकी वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बाकी हम आपको आगे भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाएंगे। तो जय हिंद।